निम्रा की खूबसूरती पर गांव का वडेरा मर मिटा था। निम्रा उससे दूर भागती थी। एक दिन वडेरे ने उसे अगवा कर लिया और चंद रातों के बाद उसे आजाद कर दिया। निम्रा रोती हुई घर आई तो उसका मंगेतर उसे खींचकर कमरे में ले गया और बोला, मैं तुमसे तभी शादी करूंगा जब तुम्हारी पाकीज़गी साबित होगी। सर्दी की उन सर्द तरीन रातों में निम्रा बकरियों वाले बाड़े में दीवार के साथ टेक लगाए अपनी शाल अपने गिर्द लपेटे सर्दी से बचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें बार बार भीग जाती तो वो अपनी शाल के पल्लू से अपनी आंखें साफ करती हुई वहां से उठी और दरवाज़ा बजाने लगी कि शायद इस बार उसकी ताई को उस पर रहम आ जाए। कई दफ़ा दस्तक देने पर भी किसी ने दरवाज़ा न खोला तो वो वहीं दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गई। डर के मारे वो खुद में ही सिमट रही थी। बचपन से ही उसे अंधेरे से बहुत खौफ आता था। आज भी उसे वो दिन याद था जब अंधेरी रात में निम्रा की माँ किसी दूसरे मर्द के लिए निम्रा के बाप से झगड़ रही थी। ये झगड़े उनके घर में रोज का मामूल थे। झगड़े होते होते इस कदर बढ़ गए कि एक दिन निम्रा की माँ हमेशा के लिए निम्रा के बाप और निम्रा को छोड़कर उस घर से ही चली गई। उन्होंने ये तक न सोचा कि उनकी एक बेटी भी है। उनके जाने के बाद वो क्या करेगी? वो जो हर वक्त माँ की आगोश में रहती, वो उसकी आगोश के बिना क्या जिंदा रह पाएगी? वो पल भर में सब कुछ खत्म करने के बाद चली गई। निम्रा की माँ के उस घर से चले जाने के बाद निम्रा के बाप ने निम्रा को साथ लिया और अपने बड़े भाई के घर आ गया। निम्रा के ताया को तो गुजरे हुए कई साल हो चुके थे। जब निम्रा की ताई ने निम्रा और उसके अब्बा को देखा तो नागवारी से माथे पर बल डाल दिए। अकबर, अब तुम लोग यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हारे भाई के चले जाने के बाद अब हमारा तुम लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं। निम्रा का अब्बा अकबर बोला, भाभी, ये खून के रिश्ते ज़बानी कलामी तो खत्म नहीं होते। वैसे भी आपने हमसे रिश्ता तोड़ा था। मैंने तो कभी भी आपको बेगाना नहीं समझा। अब जबकि मुझ पर मुश्किल आन पड़ी है तो इस वक्त में मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। मंसूर, तुम ही कुछ बोलो ना, अपनी माँ को समझाओ। मंसूर बोला, चाचा आप आए, अंदर बैठे, मैं अभी अम्मी से बात करता हूँ। अकबर ने अपनी भाभी को ये नहीं बताया था कि वो यहाँ पर किस सिलसिले में आया है। न जाने निम्रा की कज़न ने अपनी माँ से क्या कहा कि जब वो कमरे में दाखिल हुई तो बहुत खुश थी। निम्रा का अब्बा बोला, भाभी, बात यह है कि निम्रा की माँ हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की परवरिश आप करें। तो ताई बोली, अकबर तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैं इसे अपनी बेटियों की तरह रखूंगी। ताई अपनी तीखी नज़र से निम्रा की तरफ देखते हुए बोली, तुम ऐसा करो, वो घर छोड़ो, इधर ही हमारे साथ रहो। अकबर बोला, नहीं भाभी, आप सिर्फ निम्रा को अपने पास रख लें। मैं काम के लिए शहर जा रहा हूँ। जब मैं वापस आया करूँगा तो निम्रा को अपने साथ घर ले जाया करूँगा। तब तक मेरी बेटी आपके पास अमानत है। ताई बोली, ठीक है, लेकिन अगर इसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं कहाँ से इसकी ज़रूरत पूरी करूँगी? हम तो खुद का पता नहीं कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी का बोझ नहीं उठा सकती। इसीलिए इसका खर्चा तो तुम्हें देना होगा, वरना मैं साफ अल्फाज में बता रही हूँ कि तुम इसे ले जा सकते हो। निम्रा मासूमियत से अपने बाप की तरफ देखने लगी। अकबर ने अपनी जेब से कुछ रकम निकाली और अपनी भाभी को देते हुए बोला, भाभी, ये रकम आप सब लोगों के लिए काफ़ी होगी। निम्रा के अब्बा ने निम्रा को प्यार किया और चला गया, ये जाने बगैर कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी के साथ क्या सलूक होगा। उसकी ताई ने उसे काम पर लगा दिया। वो बहुत छोटी सी और मासूम सी थी। अपनी ताई के हर अच्छे बुरे रवैये को बर्दाश्त करती रही। उसके सिवा निम्रा के पास और कोई चारा भी तो नहीं था। वो अक्सर रात को छुपकर अपनी माँ को याद करके रोया करती और फिर उसका दुख सुख सुनने के लिए उसका अब्बा भी तो उसके पास नहीं था। अकबर ने शहर जाने के बाद सिर्फ 2 दफ़ा गांव चक्कर लगाया। वो जब आता ताई को पैसे देकर जाता। इसी खुशी में कुछ दिन ताई का रवैया निम्रा के साथ अच्छा रहता, लेकिन उसके बाद फिर वही जली कटी बातें सुनने को मिलती। अब निम्रा को इस घर में घुटन होने लगी थी। अपनी ताई के जुल्म सहकर वो मासूम सी कली न जाने हर वक्त किन सोचों में गुम रहती थी। अकबर को शहर गए हुए कई महीने गुजर गए। एक दिन निम्रा अपनी ताई से बोली, ताई, मेरे अब्बा शहर से कब आएंगे? ताई नफरत आमेज आंखों से निम्रा की तरफ देखते हुए बोली, न जाने कब आएगा, तुझ मनहूस को हमारे सर पर बांध कर चला गया है। जा जाके सारे सहन में झाड़ू लगा, नजर नहीं आ रहा कितना गंदा पड़ा हुआ है। मैंने तुम्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं रखा। कुछ अरसे के बाद अकबर आया। निम्रा को अपना अब्बा कुछ बदला बदला सा लग रहा था। अपने अब्बा को अकेला पाकर निम्रा बोली, अब्बा, मुझे अपने साथ ले चले, मुझे नहीं रहना यहाँ। ताई मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती है। निम्रा को ऐसा लग रहा था जैसे उसका अब्बा किसी और दुनिया में ही है।
ابا کیا ہوا؟ آپ جب سے آئے ہیں خاموش ہیں۔ تو اکبر بولا، نمرا میں تمہیں شہر لے کر نہیں جا سکتا، میں نے وہاں دوسری شادی کر لی ہے۔ میں بھی تو یہی چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ رہو، لیکن جب میں نے یہ بات اپنی بیوی سے کی تو اس نے کہا ہے کہ یا تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ لوں یا اسے۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ نمرا جو اس وقت 18 سال کی تھی اپنا اچھا برا سمجھنے لگی تھی، اپنے ابا سے بولی، ابا میں تو یہاں پر بھی رہ لوں گی، آپ میری فکر مت کریں، بس اگر ہو سکے تو کبھی کبھار مجھ سے ملنے آ جایا کریں۔ جب یہ بات نمرا کی تائی کو پتہ چلی کہ اکبر نے شہر میں شادی کر رکھی ہے تو اس نے پورے گھر میں واویلا مچا دیا۔ وہ بولی، اکبر اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤ، مجھ سے نہیں اٹھائی جاتی اتنی بڑی ذمہ داری، اور پھر تمہاری بیٹی ہے، اس کی ذمہ داری اٹھانے کا حق تمہارا ہی بنتا ہے۔ اکبر بولا، بھابھی میں مجبور ہوں، اگر میں نمرا کو وہاں لے کر گیا تو میرا بسا بسایا گھر پھر سے ٹوٹ جائے گا۔ تو تائی تلخ ہوتے ہوئے بولی، تو اسے اس کی ماں کے پاس ہی چھوڑاؤ، خود تو اپنے عاشق کے ساتھ چلی گئی، جاتے ہوئے یہ بوجھ ہمارے لیے چھوڑ گئی۔ اکبر بولا، بھابھی اگر آپ نمرا کو اپنے پاس رکھ لیں تو یہ آپ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں اس کے خرچے کے لیے شہر سے رقم بھیجتا رہوں گا، یہ آپ پر بوجھ نہیں بنے گی۔ نمرا کی تائی ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی، رہنے دو اکبر، جتنی رقم تم بھیجتے ہو اس سے تو بہتر ہے نہ ہی دیا کرو۔ اکبر بولا، میں کوشش کیا کروں گا کہ آئندہ سے زیادہ رقم بھجوایا کروں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد نمرا کے ابا کبھی بھی اس سے ملنے کے لیے نہیں آئے۔ وہ ہر پل ہر گھڑی اپنے باپ کے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ اس کا ابا جب اس سے ملنے کے لیے نہیں آتا تھا یہ بات بھی اس کے لیے تانا بن چکی تھی۔ نمرا اتنی معصوم، بھولی بھالی اور خوبصورت تھی کہ گاؤں کی سبھی عورتیں اس سے بہت پیار کرتی تھیں۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت نرم مزاج اور محبت بانٹنے والی لڑکی تھی۔ وہ گھر کے کام کاج کرنے کے بعد اکثر نہر کے کنارے درختوں کی چھاؤں کے نیچے جا کے بیٹھا کرتی تھی، جہاں اس کی دوستی سنوبر سے ہو گئی۔ سنوبر گاؤں کے اس گھر میں سے تھی جو سب سے زیادہ امیر کبیر تھا۔ پہلی نظر میں ہی سنوبر کو نمرا بہت اچھی لگی تھی۔ سنوبر اور نمرا کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ نمرا اپنا ہر دکھ سکھ سنوبر سے بانٹتی تھی، مگر اس نے کبھی سنوبر کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی تائی اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ اس نے صرف اپنی ماں اور اپنے باپ کے متعلق ہی بتایا تھا کہ وہ کس طرح اسے تائی کے سہارے چھوڑ کر چلے گئے۔ سنوبر بولی، تو تائی کا کیسا رویہ ہے تمہارے ساتھ؟ نمرا بولی، وہ تو اچھی ہیں، مگر شاید مجھ میں ہی کہیں کوئی کمی ہے۔ میری ماں سے تو اچھی ہی ہیں، ماں نے مجھے چھوڑتے وقت یہ بھی نہیں سوچا کہ میں ان کی بیٹی ہوں، اور ایک بیٹی کو سب سے زیادہ اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے پھر وہ عمر کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو۔ سنوبر کے ساتھ نمرا کو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ جب وہ گھر گئی شام ہونے کو تھی، ابھی وہ گھر میں داخل ہوئی تھی، تائی دیکھ کر بولی، آ گئی مہارانی، کہاں تھی تم؟ اپنے کس عاشق سے ملنے گئی تھی؟ اپنی ماں کی طرح کون سے گل کھلاؤ گی؟ میں اسی دن سے ڈرتی تھی اور تیرے باپ کو کہتی تھی کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ شہر لے جائے۔ میں کسی قسم کی بدنامی اپنے سر نہیں لے سکتی، ہم عزت دار لوگ ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ یہاں سے بوریا بستر سمیٹو اور چلتی بنو۔ نمرا کی تائی کا بیٹا منصور چھت پر کھڑا یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ نمرا اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی کچن میں گھس گئی، کیونکہ یہی اس کی سب سے بہترین پناہ گاہ تھی، جہاں وہ کام کے ساتھ ساتھ رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی۔ اگر تائی اسے کبھی روتے ہوئے دیکھ لیا کرتی تو کہتی، کیا رو کر تم یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں تم پر بہت ظلم کرتی ہوں، تمہیں کھانے کو نہیں دیتی؟ یہ رو رو کر ہمارے گھر میں نحوست مت پھیلایا کرو۔ تائی کی باتوں کی وجہ سے نمرا نے باہر نکلنا بہت کم کر دیا۔ نمرا اپنی تائی کی باتوں سے ڈرتی تھی، کیونکہ اس کی تائی اس کے ماں باپ کے حوالے سے اسے تانے دیا کرتی تھی جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتے، لیکن وہ پھر بھی سب برداشت کر رہی تھی۔ نمرا کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اس کا ابا ضرور آئے گا اور اسے یہاں سے لے جائے گا۔ وہ اسی امید کے سہارے جی رہی تھی۔ منصور نمرا کی تائی یعنی اپنی ماں سے بولا، اماں تو کیوں ہر وقت اس بیچاری کے پیچھے پڑی رہتی ہے؟ ایک تو وہ سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی ہے، اوپر سے تم ہر وقت اسے باتیں سناتی رہتی ہو۔ نمرا کی تائی اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے بولی، نہ منصور، تجھے بڑی فکر ہے اس کی، کہیں اس نے تجھے اپنے جال میں تو نہیں پھنسا لیا جو تو اس کی اتنی سائڈ لے رہا ہے۔ منصور بولا، اماں تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر تمہیں اس پر نہیں تو اپنی بیٹی پر تو یقین ہونا چاہیے۔ مان لو اگر وہ ایسی ویسی لڑکی ہے بھی، آپ کا بیٹا تو آپ کی طرح عزت دار ہے نا، وہ کبھی کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے بھلا؟ آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ اس کا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کروا دیں
वैसे मंसूर कह तो ठीक रहे हो, लेकिन कुछ लिए दिए बगैर उससे शादी करेगा कौन? आजकल तो लोग इतनी बड़ी बड़ी फरमाइशें करते हैं। उसके बाप ने उसके लिए दिया ही क्या है जो मैं उठाकर उसे दे दूंगी? अम्मा आप सोचना छोड़ दें, इसका हल भी मैंने सोच रखा है, जिसके बाद आप तो फायदे में ही रहेंगी। अच्छा, जल्दी से बताओ, तुम्हारे इस छोटे से दिमाग ने क्या सोच रखा है? मंसूर बोला। अम्मा देख लो, फिर तुमने गुस्सा नहीं करना। तो वो बोली, अच्छा बताओ तो सही, क्या सोचा है तुमने उस मनहूस से पीछा छुड़वाने के लिए? तो मंसूर बोला, अम्मा तुम निम्रा का निकाह मुझसे कर दो। तो निम्रा की ताई यानी जुबैदा बोली, अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? मंसूर अपनी माँ को ठंडा करते हुए बोला, अम्मा पहले तुम मेरी पूरी बात सुनो, फिर उसके बाद जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। जुबैदा बोली, अच्छा बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? देखो अम्मा, अगर निम्रा की शादी मुझसे कर दोगी तो उसके तुम्हें बहुत से फायदे होंगे। एक तो तुम्हें घर के काम के लिए नौकरानी मिल जाएगी, दूसरा हम चाचा से डिमांड करेंगे कि वो गांव वाला घर मेरे नाम कर दें, क्योंकि जहेज में तो वो कुछ भी देने से रहे। अम्मा सोच लो, इसमें फ़ायदा तुम्हारा ही है। निम्रा तुम्हारी हर अच्छी बुरी बात बर्दाश्त करती है। अगर तुमने मेरी शादी कहीं और कर दी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जितनी जली कटी बातें तुम निम्रा को सुना लेती हो, कोई दूसरी हरगिज नहीं सुनेगी। जुबैदा बोली, अरे वाह मंसूर, तेरा दिमाग तो बहुत काम करता है। मैं अकबर से राब्ता करके इस बारे में बात करती हूँ। मान तो वो जाएगा ही, क्योंकि वो तो खुद इससे पीछा छुड़वाता फिरता है। जुबैदा ने निम्रा के अब्बा से राब्ता किया तो निम्रा के अब्बा ने कहा, भाभी जैसे तुम्हारी मर्जी है वैसे कर लो, मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। हर माह की तरह इस महीने भी मैं पैसे भेजूंगा। निम्रा जो भी पसंद करेगी उसे दिलवा देना, मगर मेरी मजबूरी है, मैं आ नहीं सकूंगा। जुबैदा ने निम्रा को कुछ ना बताया, बल्कि यही कहा कि मैंने तुम्हारे बाप को बुलाया था कि तुम्हारा रिश्ता मेरे बेटे से पक्का होने लगा है तो वो आ जाए, मगर तुम्हारे बाप ने तो आने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे जैसे तुम्हारे अब्बा को तो तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये तो मैं ही हूँ जिसने तरस खाकर तुम्हें इस घर में रखा हुआ है और अब अपनी बहू बनाने लगी हूँ। ये सुनते ही निम्रा भागते हुए अपने कमरे में चली गई और दीवार से टेक लगाकर फूट फूट कर रोने लगी कि क्या अम्मा अब्बा ने मुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था। खुद तो वो अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और मैं यहाँ हर रोज़ जीती और हर रोज़ मरती हूँ। मेरे बारे में तो दोनों ने ही नहीं सोचा, और अब जबकि मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है, अब्बा जानते भी हैं कि मंसूर अच्छा इंसान नहीं है, उसके बावजूद अब्बा इस रिश्ते को रोकने के लिए नहीं आए। ऐसी ज़िंदगी जीने से तो बेहतर था कि उन्होंने मुझे बचपन में ही मार दिया होता। ऐसे रोज़ रोज़ मरने से तो एक दिन ही मर जाना अच्छा था। उस दिन निम्रा ने न कुछ खाया न पिया, वो सारी रात रोती रही। रो रो कर उसकी आंखें सूज कर सुर्ख हो गई थी। सारी रात रोने के बावजूद भी निम्रा का दिल हल्का नहीं हुआ था, तो वो उसी जगह चली गई जहां वो अक्सर जाया करती थी। वो जगह इस कदर पुरसुकून थी कि वहां जाकर निम्रा अपना हर दुख भूल जाती थी। सनूबर जो पहले से ही वहां मौजूद थी, निम्रा को आते हुए देखकर एकदम खड़ी हो गई। निम्रा को कंधे से पकड़कर बोली, क्या हुआ है तुम्हें? देखो तो जरा, तुम्हारी आंखें कैसे सूजी हुई हैं। क्या तुम पूरी रात रोती रही हो? निम्रा नजर चुराते हुए दूसरी साइड पर देखने लगी और बोली, शायद आंख में कुछ चला गया है। सनूबर उसका मुंह अपनी तरफ करते हुए बोली, क्या तुम मुझे पागल समझती हो? तुम्हारी दोस्त हूं, इतना तो मैं भी समझती हूँ। अच्छा बताओ क्या हुआ है? निम्रा बोली, ताई मेरा रिश्ता अपने बेटे मंसूर के साथ पक्का करने वाली है। सनूबर, तुम नहीं जानती, मंसूर बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। कई दफ़ा आते जाते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ बदतमीजी की। मुझे वो इंसान एक आंख नहीं भाता। सनोबर बोली, अच्छा तो तुम इसलिए रोती रही हो? नहीं सनोबर, बल्कि मैं तो अपनी किस्मत पर रोती रही हूँ कि देखो मैंने भी कैसी अजीब किस्मत पाई है। अब जबकि मेरी ज़िंदगी का इतना अहम और बड़ा फैसला होने जा रहा है, वो फैसला जो कि माँ बाप को करने का हक होता है, वो फैसला भी ताई ही कर रही हैं। उन्होंने जब अपना फैसला मेरे अब्बा को सुनाया तो तुम जानती हो अब्बा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, जो फैसला आपको ठीक लगे कर लेना। सनोबर, क्या मैं इतनी ही बुरी हूँ जो ताई मुझे अपने ऐसे बेटे के साथ बांध रही है? सनोबर ने निम्रा को दिलासा देते हुए बोली, तुम फिक्र क्यों करती हो? सब अल्लाह पर छोड़ दो। जब तुमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो तुम्हारे साथ कैसे बुरा हो सकता है? तुम तो इतनी अच्छी हो कि किसी के साथ बुरा करने का सोच भी नहीं सकती। निम्रा सनोबर के कंधे पर सर रख कर रोने लगी। सनोबर, एक तुम ही हो जो मेरा दुख समझती हो। सनोबर और निम्रा भी वहां से उठी थी कि एक गाड़ी उनके आगे आके रुकी।
गाड़ी का शीशा नीचे किया गया तो एक मर्दाना आवाज आई। निम्रा जो कि साइड पर थी, उसे नजर नहीं आया कि अंदर कौन बैठा है, लेकिन जो भी था उसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। बोलने का अंदाज अलग ही था। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो इसी गांव का रहने वाला है। सनोबर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर में बीजान तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रही हैं। चलो जल्दी घर चलो। सनोबर ने निम्रा का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बैठ गई। निम्रा उसकी तरफ देखने लगी तो सनोबर बोली, हम तुम्हें घर जाते हुए छोड़ देंगे। निम्रा नजरें झुकाए बैठी ये सोच रही थी कि अगर ताई ने मुझे देख लिया तो न जाने वो कौन कौन सी बातें बनाएंगी। शायद सनोबर जान चुकी थी कि निम्रा क्या सोच रही है, इसीलिए सनोबर बोली, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें पीछे ही उतार देंगे। निम्रा को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे किसी की नजरें उस पर मरकूज हों। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। न जाने क्यों वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है। वो अपने ही ख्यालों में थी कि एकदम से गाड़ी रुकी। निम्रा, तुम यहाँ उतर जाओ। वैसे तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन फिर कहीं तुम्हारे लिए मुश्किल ना हो जाए। निम्रा बोली, सनोबर, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, मैं चलती हूँ। मंसूर जो कि अपने आवारा दोस्तों के टोले के साथ खड़ा था, निम्रा को देखकर फौरन घर आया और निम्रा पर रोब जमाते हुए बोला, ये तुम कहाँ आवारागर्दियाँ करती रहती हो? आज के बाद तुम मुझे बाहर नजर ना आओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। निम्रा खामोशी से कमरे में चली गई क्योंकि वो ऐसे इंसान के मुंह नहीं लगना चाहती थी। निम्रा को मंसूर एक आंख नहीं भाता था, वो उससे शदीद नफरत करती थी। एक दिन निम्रा की ताई दोपहर से बाजार गई और शाम को घर लौटी तो ताई के हमरा बहुत से शॉपर थे। वो आते ही निम्रा पर टूट पड़ी, अरे इस लड़की से तो इतना भी नहीं हुआ कि मुझे एक गिलास पानी ही पिला दे। आखिर इतनी गर्मी में इसी के लिए तो ख्वार होती बाजारों में फिरती रही हूं मैं। निम्रा जल्दी से पानी लेकर आई। छोड़ इस पानी को, मेरी प्यास तो बुझ गई है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ, अच्छे हैं ना? निम्रा बोली, जी ताई। ताई एक नज़र निम्रा पर डालते हुए बोली, मैंने सोचा तुम्हारे माँ बाप तो होते हुए भी तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए राजी नहीं है, तो ये सब मुझे ही करना पड़ेगा। ये ना समझना कि मैं तुम पर तरस खाकर ये सब कर रही हूँ, बल्कि ये सब तो मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कर रही हूँ। अरे भाई, मंसूर मेरा इकलौता बेटा है, उसकी शादी पर ही मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। निम्रा बोझल कदमों के साथ किचन में चली गई। वो बखूबी जानती थी कि जिन पैसों से ये सारा सामान आया है वो उसके अब्बा ने भेजे हैं, मगर वो खामोश रही क्योंकि वो ऐसी ही थी। कोई उसे 10 बातें भी सुनाता तब भी वो किसी को बदले में जवाब न देती। ताई के कुछ खास रिश्तेदार तो थे नहीं, सिर्फ आस पड़ोस के लोगों को ही मंगनी की रस्म पर ताई ने दावत दी। निम्रा ताई से बोली, ताई जान, क्या मैं अपनी एक दोस्त को इस रस्म पर बुला सकती हूँ? और मेरा तो कोई अपना इस मौके पर मौजूद नहीं होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बुला लो। तुम्हारी एक सहेली के आने से हमारा खाना कम थोड़ी पड़ जाएगा। जब से निम्रा और सनोबर की आपस में दोस्ती हुई थी तब से वो एक दूसरे के घर नहीं गई थी। निम्रा ने सनोबर को अपनी मंगनी पर आने की दावत दी तो सनोबर हैरान हुई। निम्रा, तुम ये सब क्यों कर रही हो, ये जानते हुए भी कि वो आवारा लड़का तुम्हारे लायक नहीं है? तुम कहाँ और वो कहाँ? तुम इतनी खूबसूरत और मासूम हो कि कोई भी अच्छा लड़का तुम्हें मिल सकता है। निम्रा सनोबर से अपने आंसू छुपाती हुई बोली, शायद यही मेरी किस्मत है। मुझे शुरू से ही दुख सहने की आदत है, शायद इसलिए अब मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कल तुम जरूर आ जाना। सनोबर निम्रा को जाते हुए देख रही थी कि काश कोई ऐसा आए जो निम्रा की जिंदगी के सारे दुख मिटा दे। शाम को सनोबर ने अपनी बीजान को बताया कि कल उसकी दोस्त निम्रा की रस्म है। वो अक्सर बीजान से निम्रा की बातें किया करती। पास बैठा मलिक नवाज, जो कि बीजान का पोता था, वो बोला, ये तुम्हारी वही दोस्त है ना जो उस दिन हमारे साथ गाड़ी में आई थी? जी लाला, वही मेरी दोस्त है। बेचारी बहुत मजलूम है, उसके माँ बाप की किए की सजा उसे भुगतनी पड़ रही है। निम्रा की ताई उसका रिश्ता अपने आवारा बेटे के साथ कर रही है और वो इतनी मासूम है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी खामोशी से सब्र करके बैठी है। मुझे तरस आता है उस मासूम पर। बीजान बोली, तो वो आवाज़ किसके सहारे उठाए? उसे पता है अगर उसने आवाज़ उठाई भी तो उसकी आवाज़ उसकी ताई दबा देगी। सब्र करने वालों को अल्लाह बहुत अजर देता है। इतने में मुलाजिम आया, साईं बाहर कुछ लोग जिरगे के लिए आए हैं। मलिक नवाज बोला, तुम जाओ, मैं आता हूँ। सनोबर बोली, लाला, कभी तो आप भी इन कामों से छुट्टी ले लिया करें, आपके पास तो हमारे साथ गुजारने के लिए 2 घड़ी का वक्त नहीं होता। मलिक नवाज खड़ा होता हुआ बोला, बस देख लो सनोबर, बीजान ने मुझे इन कामों में फंसा दिया है। मैं तो खुद नहीं चाहता ये सब करना, मगर बाबा के चले जाने के बाद उनकी सीट मुझे ही संभालनी थी। मलिक नवाज रात देर तक निम्रा के बारे में सोचता रहा। न जाने वो लड़की क्यों बार बार उसके दिल पर दस्तक दे रही थी। एक नज़र में ही निम्रा मलिक नवाज के दिल को भा गई थी। मलिक नवाज अपने कमरे में टहलते हुए सोचने लगा, मैं क्यों उस लड़की के बारे में इतना सोच रहा हूँ?
जबकि मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि उसका रिश्ता उसके कज़न के साथ होने जा रहा है। मलिक नवाज उस गांव का वडेरा था। चंद साल पहले मलिक नवाज के वालिद शदीद बीमारी के ज़ेर असर इस दुनिया से चल बसे। उनके चले जाने के बाद ये फैसला किया गया कि उनके बेटे मलिक नवाज को इस गांव का वडेरा बना दिया जाए, जबकि मलिक नवाज की माँ का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। तो तब से सनोबर और मलिक नवाज को उनकी दादी, जिन्हें वो बीजान कहते थे, उन्होंने ही पाला पोसा था और उनकी बड़ी अच्छी तरबियत की थी। मलिक नवाज की उनके गांव में बहुत इज्जत थी। निमरा की मंगनी वाले दिन सनोबर वक्त से पहले पहुंच गई, क्योंकि इस मौके पर वो निमरा को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, जबकि उसे अपनों की ज़रूरत थी और उसके अपने ही उसके पास नहीं थे। और इसका अंदाज़ा सनोबर निमरा को देखकर लगा रही थी, जिसकी आंखें बार बार भीग जाती। वो सबसे अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। मंगनी की रस्म के लिए निमरा को स्टेज पर लाया गया। वो मामूली से जोड़े में मलबूस हर एक की निगाहों का मरकज थी। हर कोई उसके हुस्न की तारीफ कर रहा था। आए हुए मेहमानों में से एक पड़ोसन बोली, जुबैदा, वैसे ये तुम अपने देवर की बेटी के साथ ज्यादती कर रही हो। क्या तुम अपनी बेटी की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें पराई बेटी नजर नहीं आती? तुम्हारा बेटा एक आवारा लड़का है, वो कैसे इस बच्ची की जिम्मेदारी उठा लेगा? कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुम्हारी अगर अपनी बेटी होती तो क्या तुम उसके साथ भी ऐसा सलूक करती जैसा कि इस मासूम के साथ कर रही हो? जुबैदा बोली, कोई मासूम नहीं है, ये बस तुम लोगों के सामने मासूम बनने का ढोंग कर रही है। अरे इसी ने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाकर इस रिश्ते के लिए राजी किया है। यकीन नहीं आता तो खुद ही पूछ लो इससे। उस वक्त निमरा को ऐसा लगा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। न जाने क्यों ताई उस पर ऐसे इल्जाम लगा रही थी, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वो तो मंसूर से शदीद नफरत करती थी। मंसूर की मौजूदगी से उसे घिन आती थी। निमरा सर झुकाए बैठी रही तो सनोबर बोली, निमरा, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम अपने हक के लिए नहीं बोलोगी, ये लोग तुम पर इल्जाम लगाते रहेंगे और तुम सहती रहोगी। खुदा के लिए कुछ तो बोलो। निमरा की ताई गुस्से से बोली, अरे ये क्या बोलेगी? ये कुछ बोलने के काबिल है? ये हम ही हैं जो इसे कबूल कर रहे हैं, वरना तो उसके सगे माँ बाप भी इसकी शक्ल देखना गवारा नहीं करते। इसकी माँ अपने आशिक के साथ चली गई और बाप ने शहर में जाकर दूसरी शादी कर ली और इस अजाब को हमारे ऊपर नाजिल कर दिया। और अगर अब हम इस अजाब को झेलने के लिए तैयार हैं तो तुम लोग तरह तरह की बातें कर रहे हो। मंसूर बेटा, इधर आओ, मंगनी की रस्म करते हैं। उस वक्त निमरा का जी चाह रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए। जब मंगनी की रस्म खत्म हुई तो काफ़ी रात हो चुकी थी। सनोबर निमरा को उसके कमरे में ले गई। उधर सनोबर के हवेली में न होने की वजह से बीजान को बहुत बेचैनी लगी हुई थी। उन्होंने मलिक नवाज को बुलाया कि वो जाकर सनोबर को ले आए। रात काफ़ी हो चुकी है और घर की बच्चियों को इस वक्त तक बाहर नहीं रहना चाहिए। मलिक नवाज ने अपनी बीजान के हुक्म की तामील की और सनोबर को लेने चले गए। मलिक नवाज ने घर के बाहर खड़े होकर सनोबर को फ़ोन किया, निमरा, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे लेने के लिए लाला आए हैं। बीजान को मेरी फिक्र हो रही होगी। मेरे बिना तो उनका एक मिनट के लिए भी गुजारा नहीं, इसीलिए तो देखो लाला को भिजवा दिया है। निमरा सनोबर को छोड़ने के लिए दरवाजे तक गई। मलिक नवाज की नज़र निमरा पर पड़ी तो मलिक नवाज की धड़कन तेज हो गई। वो जाते हुए सोच रहा था कि क्या कोई इस कदर भी हसीन हो सकता है या फिर ये मेरी आंखों का कमाल है। वो लड़की दिन ब दिन मलिक नवाज के लिए अहम होती जा रही थी। सनोबर, क्या तुम्हारी दोस्त इस रिश्ते से खुश नहीं है? लाला, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। भला जो रिश्ते जोर ज़बरदस्ती से जोड़े जाएं, उनमें खुशी कहाँ होती है? निमरा ये सब मजबूरी में कर रही है। इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर उसने अपनी ताई की बात ना मानी तो उसकी ताई उसको घर से निकाल देगी। और लाला, आपको पता है वो ये सब कुछ लालच में कर रहे हैं। मलिक नवाज हैरत से बोला, कैसा लालच? सनोबर बोली, निमरा के अब्बा को जो इस गांव में घर है, शादी के वक्त ये लोग निमरा के अब्बा से डिमांड करेंगे कि वो मंसूर के नाम करवाए। मलिक नवाज बोला, ये तो बहुत ज्यादती है उसके साथ। वो तो इतनी मासूम है, मुझे नहीं लगता कि वो अपने हक के लिए भी बोलती होगी। लाला, यही तो बात है, इसीलिए तो वो लोग निमरा के साथ इतनी ज्यादती कर रहे हैं। और वो लड़का मंसूर किरदार का अच्छा नहीं है। उसने कई बार निमरा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, इसके बावजूद वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। ये सुनकर मलिक नवाज को बहुत गुस्सा आया। एकदम से उसने गाड़ी को ब्रेक लगाई तो सनोबर उछलकर वापस सीट से जा लगी। लाला, ध्यान से। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उधर सनोबर के चले जाने के बाद ताई निमरा से बोली, तुम जानती ही हो ये लड़की जो तुम्हारी दोस्त है वो कौन है? वो यहाँ के वडेरे की बहन है, तो तुम उसके साथ दोस्ती कम कर दो, वरना ये ना हो कल को कोई मसला खड़ा हो जाए। ये वडेरे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, जिसके पीछे पड़ जाएं 7 नस्लों तक पीछा नहीं छोड़ते।
تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اس سے دور رہو۔ ادھر ملک نواز کا دل نمرا کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ان 4 دنوں میں کس قدر نمرا کا دیوانہ ہو چکا تھا کہ اس کی ایک نظر دیکھنے کو بھی اپنی خوش نصیبی ہی سمجھتا۔ ایک دن ملک نواز صنوبر سے بولا، کیا تمہیں اپنی دوست سے ملنے نہیں جانا؟ یہاں گھر پر پڑی پڑی بور ہوتی رہتی ہو، چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ تو وہ بولی، جب ملنا ہوگا میں خود ہی ملاؤں گی، ویسے بھی وہ ہر روز کھل کر سانس لینے کے لیے نہر کے پاس والے پارک میں آتی ہے۔ ملک نواز واپس پلٹا۔ وہ نمرا سے ملنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ ملک نواز گاڑی میں بیٹھتا، ڈرائیور آگے بڑھا، لیکن ملک نواز نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ ملک نواز نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس کے بارے میں پتہ چلے کہ گاؤں کا وڈیرا ایک لڑکی سے ملنے گیا تھا۔ ملک نواز گاڑی سے اترا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا نمرا کے پاس جا کھڑا ہوا، لیکن نمرا کو ملک نواز کی موجودگی کا بالکل احساس نہ ہوا۔ نہ جانے وہ کتنی گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ ملک نواز بولا، دیکھو گھبراؤ مت، میں تم سے یہاں صرف بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ملک نواز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی اس کے دل کا یہ حال نہیں ہوا تھا۔ وہ کسی کے لیے بھی اتنا بے چین نہیں تھا۔ نمرا کی موجودگی اس کی روح تک کو پرسکون کر رہی تھی۔ دیکھیں، اگر کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو میرے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ مہربانی کر کے اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ نہیں، میں ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ نمرا وہاں سے جانے کے لیے بھاگی، مگر ملک نواز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب تک میری بات نہیں سنو گی میں تمہیں بھی یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ نمرا نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر چلی گئی۔ نمرا کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ نمرا کو ایک انوکھے سے احساس نے آن گھیرا تھا۔ وہ خود بھی اس احساس کو نام نہیں دے پا رہی تھی۔ اب تو اکثر ہی ایسا ہونے لگا۔ نمرا ملک نواز سے دور دور بھاگتی تھی، جبکہ وہ اچھی طرح جاننے لگی تھی کہ اس کے دل میں ملک نواز کے پیار کی کونپلیں پھوٹنے لگی تھی۔ اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، ملک نواز کون سا کسی سے کم تھا۔ گاؤں کی کتنی ہی لڑکیاں ملک نواز پر مرتی تھیں۔ ملک نواز اکثر صنوبر سے نمرا کی باتیں کرتا۔ اس کے لیے نمرا کی باتیں کرنا بھی باعث سے مسرت تھا۔ صنوبر نے یہ بات بہت دفعہ نوٹ کی، لیکن وہ لالا سے کچھ کہہ نہ پاتی۔ نمرا اور ملک نواز کی کتنی ہی ملاقاتیں ہو چکی تھی، اس کے باوجود نمرا خوف کھاتی۔ اسے تائی کی وہ بات یاد آ جاتی کہ یہ جو وٹیرے ہوتے ہیں بہت خطرناک ہوتے ہیں، نسلوں تک پیچھا نہیں چھوڑتے۔ نمرا بولی، لیکن سائیں آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ آپ جانتے ہیں منصور کے ساتھ میرا رشتہ پکا ہو چکا ہے اور میں بدنامی مول نہیں لے سکتی، اسی لیے مہربانی کر کے آج کے بعد یہاں مت آئیے گا۔ ملک نواز بولا، نمرا جب تک میں تمہیں دیکھ نہ لوں میرے دل کو قرار نہیں آتا۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں آتا ہوں، اور میں یہ کوئی تمہارے ساتھ ٹائم پاس نہیں کر رہا، بلکہ میں تمہارا منتظر ہوں، تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ نمرا بولی، بس سائیں مجھے اور کچھ نہیں سننا، یہ سب باتیں کہنے کی ہیں۔ ملک نواز نمرا سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، مزید اس کے قریب آ گیا اور بولا، صرف تم ایک دفعہ کہہ دو کہ تم منصور کے ساتھ شادی سے خوش نہیں ہو تو میں سب کچھ بدل کر رکھ دوں گا۔ تم جانتی ہو میری پہنچ سے کچھ دور نہیں ہے۔ نمرا بولی، تو کیا آپ اپنی پہنچ کا غلط استعمال کریں گے اور مجھے اپنی باندی بنا لیں گے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ جیسے لوگوں کو جو اپنی دولت کی آڑ میں ہم جیسی لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ملک نواز چلا کر بولا، دیکھو نمرا اب تم حد سے بڑھ رہی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہاری ہر الٹی سیدھی بات برداشت کروں گا۔ تم میری محبت کو یوں غلط رخ نہیں دے سکتی۔ میں جا رہا ہوں اور آج کے بعد تم سے ملنے پھر کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے ملک نواز تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ نمرا کھڑی آنسو بہا رہی تھی کہ مجھ جیسی بد نصیب کا آپ نصیب کیسے ہو سکتے ہیں۔ نمرا کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو وہ ایک دم سے مڑی اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ نمرا تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ لالا نے تمہیں اپنے لیے چنا، ورنہ گاؤں کی بہت سی لڑکیاں ہیں جو لالا پر مرتی ہیں، لیکن قسم لے لو جو لالا نے کسی کو آنکھ بھر کر بھی کبھی دیکھا ہو۔ شک تو مجھے پہلے ہی تھا، اسی لیے میں نے آج لالا کا پیچھا کیا، اور دیکھو میں نے تم دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ لالا تو جا چکے، ان کی کلاس تو میں گھر جا کر لوں گی۔ میں نے تم دونوں کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ اب اگر میں تم سے پوچھوں کہ کیا تم لالا کو پسند نہیں کرتی تو نمرا خاموش رہی۔ دیکھو نمرا تمہیں مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ لالا ٹائم پاس کرنے کے لیے تمہارے آگے پیچھے چکر لگا رہے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تم سے سچی محبت کرتے ہیں، اور محبت میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی۔ نمرا اگر تم لالا سے کہہ دو کہ تم منصور کو پسند نہیں کرتی تو میرا یقین کرو
वो तुम्हें इस दलदल से बचा लेंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम हमेशा के लिए इस दलदल में धंसती चली जाओगी और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। खुदा के लिए अपने बारे में सोचो निम्रा। निम्रा का दिमाग उस वक्त बिल्कुल काम करना छोड़ चुका था। सनोबर ने निम्रा की ऐसी हालत देखी तो वो बोली, चलो मैं तुम्हें जाते हुए घर छोड़ दूंगी। जब निम्रा घर गई तो मंसूर बोला, अम्मा इससे पूछो ये कहाँ से आ रही है? आज मैंने इसे वडेरे मलिक नवाज के साथ बात करते हुए देखा था। तो ताई बोली, अच्छा तो अब तुमने बड़े बड़े हाथ मारने शुरू कर दिए? वो चिल्लाते हुए बोली, क्यों हमारी इज्जत का जनाजा निकालने पर तुली हुई हो? मगर निम्रा खामोश रही क्योंकि वो फैसला कर चुकी थी। अब सिर्फ उस फैसले पर अमल करना बाकी था। आधी रात का वक्त था जब जुबैदा को गाड़ी की आवाज़ आई तो वो एकदम अपनी चारपाई पर उठ बैठी। दरवाजे की तरफ नजर दौड़ाई तो दरवाज़ा पट खुला हुआ था। अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, हाय मैं मर जाऊं, लगता है हमारे घर चोर आ गए हैं। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी तो उसने निम्रा की एक झलक सी देखी। गाड़ी तेज रफ्तारी से चली और पल भर में उसकी आंखों से ओझल हो गई। जुबैदा वापस सहन में आई और मंसूर को जगाते हुए बोली, मंसूर निम्रा को कोई अगवा कर ले गया है, जल्दी उठो। मंसूर बौखला कर उठा और बोला, अम्मा ये सब मलिक नवाज का किया धरा है। मलिक नवाज ने ही निम्रा को अगवा किया है। जुबैदा बोली, तुम ये कैसे इतने यकीन से कह सकते हो सकता है किसी के साथ भाग गई हो। वैसे भी जैसी माँ वैसी बेटी, अच्छा हुआ जान छूटी हमारी। मंसूर बोला, अम्मा कैसी बातें कर रही हो? अगर निम्रा हमारे हाथ से चली गई तो समझो चाचा का घर भी चला गया और मैं वो घर किसी सूरत भी हाथ से नहीं जाने दूंगा। सुबह होने दो, मैं पंचायत बिठाऊंगा और मलिक नवाज का भांडा फोड़ूंगा। उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी होने वाली बीवी को अगवा करने की? सुबह होते ही पूरे गांव में वावेला मच गया कि मलिक नवाज ने निम्रा को अगवा कर लिया है। बहुत सी उंगलियां थीं जो मलिक नवाज पर उठ रही थीं। फैसले के लिए पंचायत बिठाई गई। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग उस पंचायत में शामिल थे। मलिक नवाज सबकी निगाहों का मरकज था। मंसूर और उसकी माँ भी इस पंचायत में शामिल थे। पंचायत शुरू हुई तो मंसूर बोला, मेरी होने वाली बीवी यानी मेरी चचाजाद को मलिक नवाज ने अगवा किया है। मेरी माँ ने खुद उसे गाड़ी में बैठते हुए देखा है। अगवा होने से एक दिन पहले मैंने मलिक नवाज को अपनी चचाजाद के साथ देखा था। इसी ने उसको वर्गलाया है और बाद में अगवा कर लिया। गांव के बड़े बुजुर्ग बोले, मलिक नवाज अगर तो लड़की तुम्हारे पास है तो पंचायत का ये फैसला है कि तुम फौरन उसे छोड़ दो वरना तुम्हें गद्दी से हटा दिया जाएगा। मलिक नवाज बोला, आप चाहें तो मुझे गद्दी पर बिठाएं या हटाएं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन वो लड़की मेरे पास नहीं है। मगर हाँ ये सच है कि मैं उसके अगवा होने से एक दिन पहले उससे मिला था, लेकिन ना तो मैंने उसे वर्गलाया और ना ही अगवा किया है। आप लोग जानते हैं मैं अपने उसूलों का पक्का हूँ। मैं इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। मैं दूसरों की बहन बेटी की इज्जत को अपनी इज्जत समझता हूँ, इसीलिए मैं कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे कि मुझे खुद को शर्मिंदगी उठानी पड़े। बाकी जो आपका फैसला है मुझे कबूल है। और हाँ एक बात और, मैं बहुत जल्द उस लड़की का पता लगा लूंगा। आखिर उसको किसने अगवा किया है या फिर वो अपनी मर्जी से कहीं गई है। निम्रा को लापता हुए 2 दिन गुजर चुके थे मगर उसका कोई अता पता नहीं था। मलिक नवाज खुद बेहद परेशान था कि आखिर निम्रा कहाँ गई। मलिक नवाज ने शहर में निम्रा के बाप के पास से पता करवाया मगर वो वहाँ भी नहीं थी। मलिक नवाज ने सनूबर को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम किसी ऐसी जगह के बारे में जानती हो जहाँ निम्रा जा सकती है? सनूबर लापरवाही से बोली, मैं नहीं जानती। उसने कभी ऐसी जगह का जिक्र ही नहीं किया। लाला आप फर्ज करो अगर निम्रा अभी आ जाए तो क्या आप उसे उन सालिम लोगों के हवाले कर देंगे जहां से जान छुड़वा कर वो भाग गई? मलिक नवाज बोला, क्या निम्रा घर छोड़कर भागी है या फिर उसे अगवा कराया गया है? सनूबर बौखला गई और बोली, मुझे क्या पता। मलिक नवाज उठते हुए बोला, देखो अगर तुम निम्रा के बारे में कुछ भी जानती हो तो मुझे बताओ क्योंकि सवाल मेरे ऊपर उठ रहे हैं। सनूबर बोली, नहीं लाला मैं कुछ नहीं जानती। अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अच्छा मुझे नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। न जाने मलिक नवाज को क्यों ऐसा लग रहा था कि सनूबर निम्रा के बारे में ज़रूर जानती है और वो उससे कुछ छुपा रही है। निम्रा को घर से गायब हुए 3 रातें और 2 दिन हो चुके थे। तीसरे दिन सुबह सवेरे निम्रा रोती हुई घर आई तो उसका मंगेतर उसे खींचकर कमरे में ले गया और बोला, मैं तुमसे तभी शादी करूंगा जब तुम्हारी पाकीज़गी साबित होगी। निम्रा रोती चिल्लाती रही लेकिन उस जालिम इंसान ने उसकी एक न सुनी। कई रोज तक उसे भूखा प्यासा कमरे में बंद रखा। वो रो रो कर अपनी पाक दामनी की गवाही दे रही थी। सारे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि निम्रा वापस घर आ गई है, लेकिन कैसे? हर एक के दिमाग में यही सवाल था। इस सिलसिले में पंचायत बैठी जहां निम्रा और उसके घर वालों को बुलाया गया।
गांव के बड़े बुजुर्गों ने निम्रा से पूछा कि उसे किसने अगवा किया। पहले तो निम्रा खामोश रही, क्योंकि वो अपनी ताई जुबैदा से डर रही थी। उसी लम्हे जब निम्रा की नज़र अपने अब्बा पर पड़ी तो जैसे उसमें हिम्मत आ गई। वो बोली, मैं अपनी मर्जी से घर से भागी थी, इससे पहले कि कोई और कुछ भी बोलता। मंसूर बोला, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, न जाने किस किस के साथ इसने मुंह काला किया है। मलिक नवाज की बीजान आगे बढ़ी और एक जोरदार तमाचा मंसूर के मुंह पर मारा। आखिर क्या क्या करोगे तुम लोग इस बच्ची के साथ? तुम लोगों के मजालिम से तंग आकर वो इस जहन्नुम से भागकर यहां मेरी हवेली में आई। मैंने पनाह दी थी उसे। जो सजा देनी है मुझे दो। अगर किसी मजलूम को पनाह देना गुनाह है तो उस गुनाह की सजा मुझे मिलनी चाहिए। हाँ, मैं मानती हूं कि मैंने मलिक नवाज से ये बात छुपाई, क्योंकि मैं जानती थी कि वो अपने उसूलों का बहुत पक्का है। जब उसे पता चलेगा कि निम्रा यहां पर है तो वो जरूर निम्रा को उसकी ताई के हवाले कर देगा और फिर से वो उस जहन्नुम में जाकर अपनी ताई के जुल्मों का निशाना बनेगी। पंचायत में बैठे तमाम बड़े बुजुर्ग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अब क्या फैसला किया जाए। निम्रा का बाप, जो इतनी देर से खड़ा ये सारी कार्रवाई देख रहा था, अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हुए बोला, मेरी बेटी के साथ इतना जुल्म मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुबैदा बोली, मेरी बात तो सुनो। निम्रा का अब्बा बोला, बस भाभी, अब मैं मजीद आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं अपनी बेटी को अपने साथ शहर लेकर जा रहा हूं। बीजान बोली, अकबर, क्या तुम इसे एक जहन्नुम से निकालकर दूसरी जहन्नुम में धकेलना चाहते हो? अगर यहां इस पर जुल्म ढाने वाली इसकी ताई थी तो वहां उसकी सौतेली माँ है जो उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं तुम्हारी बेटी निम्रा का रिश्ता अपने पोते मलिक नवाज के लिए मांगती हूँ। अगर तुम्हें कबूल है तो मैं अभी इसी वक्त मौलवी बुलवाकर ये निकाह करवाने के लिए तैयार हूँ। अकबर बोला, बीजान, आप जैसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना तो मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ। जो एक बाप का हक था वो आपने अदा किया। आपने मेरी बेटी को इस दलदल से बचाया। मैं भला आपको कैसे इनकार कर सकता हूँ? मुझे ये रिश्ता बखुशी कबूल है। अगले दिन मलिक नवाज और निम्रा का निकाह कर दिया गया और वो अपने घर से अपने बाप के साए में रुखसत होकर मलिक हाउस आ गई। मलिक नवाज सोच रहा था कि क्या कोई मोहब्बत इतनी आसानी से मुयस्सर आ जाती है? शायद नहीं। ये ज़रूर मेरे किसी अच्छे अमाल का बदला है जो मुझे निम्रा की सूरत में मिला।